नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ जो विद्युत की व्यवस्था है। हालांकि उसमें बहुत सारी गड़बड़ें भी चल रही है, लेकिन सरकार उसको ठीक करने में भी लगी हुई है। आज अखबार में खबर थी कि अब आपको जो बार बार बीच बीच में ट्रिपिंग होती है, उससे बच सकते हैं। अब ऐसे कुछ ग्रिड्स और ऐसे में वो लगा रहे हैं कि जिससे आपके ये जो बार बार वो लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उससे ये ट्रिपिंग बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। बंद तो नहीं होनी मेरे को लगता है। इसके साथ ही एक खबर और थी। 150 यूनिट बिजली जो परिवार अभी काम में ले रहे हैं, और वो रजिस्टर्ड हैं सरकार के साथ, उनको वो बिजली फ्री मिल रही है। उन उनके घर पे संभव हुआ तो सोलर पैनल लगाएगी सरकार। पैसा भी सरकार खुद व्यय करेगी, और वो 150 यूनिट तक वो बिजली उनको फ्री मिलेगी। उसके बाद अगर ज्यादा बिजली खर्च होगी तो उनको पैसा देना पड़ेगा। कम खर्च होगी तो उसका शायद रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो इस तरह से राजस्थान सरकार लोगों के, बिजली उपभोक्ताओं के लिए कुछ अच्छे फैसले लेकर आई है। हम जानना चाहेंगे कि ये प्रस्तुत स्थिति क्या है इसमें। और मेरा एक, पता नहीं क्यों, थोड़ा संकोच भी है कि जो जीएसएस और ये लगाएंगे ग्रिड, ये नए लगा तो देंगे, लेकिन अगर स्टाफ नहीं लगाया तो उनको संभालेगा कौन? और अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ही देंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। आप समझते हैं कि ठेकेदार तो अपने पैसे बचाने के चक्कर में ही रहता है हमेशा। वो लोगों की सुविधा की परवाह कम करते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से भी कि वो जीएसएस लगाएं, बनाएं, और ग्रिड्स भी बनाएं। जरूरी है ये सब बनाना, तो अभी तक क्यों नहीं बने यही समझ नहीं आ रहा। लेकिन स्टाफ भी अपॉइंट करें, लोगों को, श्रमिकों को रखें उसमें। निश्चित रूप से भार बढ़ेगा। नए जीएसएस बनेंगे तो निश्चित रूप से भार बढ़ेगा, और भार बढ़ेगा तो ये जो श्रमिक हैं, आज जो नफरी है वो तो बहुत ही कम है। अभी जो जीएसएस हैं उनको ही नहीं पूरे संभाल पा रही है, तो फिर नए जीएसएस को संभालने के लिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको संविदा पे मत रखें, ठेके ठेके पे मत रखें, और रेगुलर पोस्टिंग करें। उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएंगे, ये मेरा कहना है। आज इन सारी बातों को करने के लिए हमारे साथ वाईएस बोलिया साहब हैं, जो डिस्कॉम में और आरएसईबी में ही सुप्रीम इंजीनियर थे। पहले भी कई बार आपसे बात कर चुके हैं, और आपने जो सुझाव दिए या जो बातें बताई वो काफी अच्छी थी। इसीलिए आज मैंने फिर बुलाया है कि ये जीएसएस और ग्रिड में क्या फर्क होता है, बोलिया साहब, एक तो, और फिर ये ग्रिड और जीएसएस नए लग जाएंगे तो ट्रिपिंग कैसे बंद हो जाएगी, ये इसके ऊपर आप थोड़ा। धन्यवाद हिम्मत रेट का। सबको नमस्कार। 1 मिनट और लूंगा मैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजें। ये एक ऐसी खबरें हैं दोस्तों, या ऐसी बातचीत है कि सबको जानना जरूरी है, और उनको भी ये फर्क मालूम होना चाहिए कि जीएसएस का क्या मतलब होता है, ग्रिड का क्या मतलब होता है, जीएसएस का हमारे लिए क्या उपयोग है, ग्रिड का हमारे लिए क्या उपयोग है, और कैसे वो हमें लाभ पहुंचाती है। इन सारी बातों को अभी बोलिया साहब आपके सामने रखेंगे। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल मीडिया पर डालें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जो आपने अभी बात बताई, मैं पहले तो जो टर्म यूज करते हैं अपन बोलते हैं उनको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जो कोई भी स्टेशन, बड़ा स्टेशन होता है, चाहे वो बिजली का हो चाहे वो, उसको स्टेशन बोलते हैं। उससे थोड़ा छोटा लगता है तो उसको सब स्टेशन बोलते हैं, उप केंद्र बोलते हैं।
ये अधिकतर जो प्रसारण निगम जो लगाता है, जो बिजली की बड़ी लाइनें होती है, उनमें जनरेशन जो होता है वो बिजली घरों से, वो बड़ी लाइनों के थ्रू इन सब स्टेशन पे आता है और वहां से आगे जाता है। ग्रिड शब्द जो है वो एक जाल है, बिजली का बहुत बड़ा जाल है। उसमें आप कहीं से भी बिजली आप फीड भी करते हो, जो जनरेशन बिजली घरों से आती है, और वापस आप जहाँ सप्लाई करना है वहाँ ट्रांसमिट भी करते हो। तो ग्रिड एक जाल है, और ग्रिड का जो सबस्टेशन होता है उसको जीएसएस या ग्रिड सबस्टेशन बोलते हैं। तो अधिकतर जो छोटे सब स्टेशन है, जैसे अपने घरों शहर में, मोहल्लों में, गांव में, जो 11,000 से 440 बनाने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उनको सब स्टेशन बोलते हैं। उनके ऊपर 33 केवी के सब स्टेशन होते हैं, जो वहां से 11 केवी लाइनें जाती है अपने गांव गांव या अपने शहर के मोहल्लों मोहल्लों में, उनको 33 केवी सब स्टेशन बोलते हैं। और उनके ऊपर जो होता है 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, और अब 765 केवी तक आ गए, ये इनको ग्रिड स्टेशन बोलते हैं, ग्रिड सब स्टेशन जीएसएस बोलते हैं। क्योंकि इनमें काफी बड़ा मात्रा में बिजली का परिवहन होता है, बिजली आती भी है और आगे भेजते भी है। तो ये सब 132 केवी से ऊपर जो भी है, इसको ग्रिड सब स्टेशन नाम दिया जाता है। अभी तक उदयपुर में या आसपास, पहले केवल देवारी में एक जीएसएस था, ग्रिड सब स्टेशन। वो पहले 132 केवी था, फिर 220 केवी हो गया, अपग्रेड कर दिया उसको। उसके बाद उदयपुर के आसपास काफी 132 केवी बन गए, और अब 220 केवी भी उदयपुर के आसपास अम्बेरी में, इधर एकलिंगपुरा में इधर भी बन गए, और बन रहे हैं, क्योंकि बिजली का लोड लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो उसको संभालने के लिए, परिवहन करने के लिए जरूरी है कि इसका परिवहन के लिए ग्रिड स्टेशन भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। तो अभी जो उदयपुर की मांग है, अकेले उदयपुर की मांग ही 100 मेगावाट तक पहुंच गई। काफी बड़ी लगातार बढ़ रही है मांग। नए नए कंज्यूमर आ रहे हैं, कनेक्शन हो रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, तो मांग तो लगातार बढ़ेगी। और उस मांग को संभालने के लिए उपकरण भी नए बहुत सारे नए आ रहे उपकरण भी आते हैं, काफी होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा भी बढ़े। तो ये इस तरह जीएसएस लग रहे हैं। तो अब पहले, क्योंकि देवारी जीएसएस करीब 50 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया, वो लगातार ओवरलोड हो रहा है। वहां जो लाइन आ रही थी वो रावत भाटा, जो अपने पावर स्टेशन है, एटॉमिक और थर्मल और न्यूक्लियर सब है वही है, वहां से देवारी को लाइन आ रही है, और यहीं से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सब जगह बड़ी बड़ी लाइनें जा रही है। तो सारा लोड उसी लाइन पे आ रहा था। उसके बाद पास में चित्तौड़ में 400 केवी जीएसएस बन गया, उससे भी थोड़ा राहत मिली, पर उतनी भी ज्यादा नहीं मिली। इसके बाद देवारी में एक 400 केवी जीएसएस आज से करीब 10 एक साल पहले मंजूर हुआ। जमीन मिली, परंतु किसी कारण से वो बन नहीं पाया, बजट और कई मंजूरियां नहीं मिल पाई, तो वो पेंडिंग चलता रहा। और फिर वो जमीन के आसपास काफी फैक्ट्रियां आ गई, अब वहां लगाना संभव नहीं था। तो अब इन्होंने इसके थोड़ा सा दूर गासा नाम की ग्राम पंचायत के पास एक जगह है, वहाँ 400 केवी जीएसएस मंजूर हो गया, काम चालू हो गया। और वो इस साल दिसंबर जनवरी तक बन भी जाएगा। उससे थोड़ी राहत मिलेगी अपने को, क्योंकि अभी 400 केवी जीएसएस या तो कांकरोली के पास में कुमारिया में है, वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, भारत सरकार की, उसका है। फिर या चित्तौड़ में है। और अब ये अपने यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ से देवारी और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूरे पूरे इलाके को काफी राहत मिलेगी। ये दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, दूरी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोल्टेज परिवहन जो था बहुत ऊंचे वोल्टेज पे करते हैं, उसमें लाइनों में लॉस ज्यादा नहीं होता। कम वोल्टेज पे अगर ट्रांसमिट करेंगे तो लॉस ज्यादा होता है। जैसे 132 केवी पे था, उसमें लॉस ज्यादा होता था। उसके ऊपर बना के 220 केवी, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ता है करंट उतना कम होता जाता है, और जो लॉस होता है वो करंट के कारण होता है, करंट के मल्टीपल गुणे में होता है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट कम होता जाएगा, और उसी हिसाब से उसी अनुपात में लॉस भी कम होता जाएगा। तो पहले 132 केवी था, उसको बढ़ा के 220 केवी पे आए, फिर 400 केवी पे आए, अब 765 केवी तक पहुंच गए। तो जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उतना करंट कम होता जा रहा है, और करंट के कारण लाइन में लॉस भी कम होता है। तो 765 केवी एक मंगलवार में आपने बना हुआ है पहले, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भारत सरकार की, उसी ने बनाया।
वहां से दो लाइनें अपने चित्तौड़ जीएसएस पे जा रही है। वहां से चित्तौड़ को मिलता है। पर उदयपुर की तरफ कोई ग्रिड स्टेशन नहीं था 400 केवी का, इसलिए वहां से इधर लाइन आ नहीं पा रही। बाकी आगे और आगे लाइनें जा रही थी वहां से। अब ये 400 केवी जो घाटा बन रहा है, ये बन जाएगा तो इससे राहत मिलेगी। परंतु इसके साथ ही लोड और बढ़ रहा है। और फिर अभी बांसवाड़ा में परमाणु बिजली घर मंजूर हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया। तो वहाँ 700 मेगावाट की 4 इकाइयां लगेगी, मतलब 2800 मेगावाट का बिजली घर लगेगा। वो तो वहाँ ताप बिजली घर भी ताप बिजली घर तो मंजूर हुआ जमीन था। लिया, मंजूर लिया, पर हुआ नहीं। ये तब परमाणु बिजली घर मंजूर भी हो गया, काम भी शुरू हो गया इसका बनना। तो अगले 4 साल में तो पूरा होने की आशा है इसकी। उस 2800 मेगावाट में आधा हिस्सा तो राजस्थान को अलॉटेड है ही है। तो अपने को 1400 मेगावाट तो अपने को बिजली मिलेगी मिलेगी। उस बिजली का परिवहन भी जरूरी है, क्योंकि आप बिजली ले लो, पर उसके परिवहन के लिए अगर आपका लाइनें जीएसएस नहीं होंगे तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। लाइनें वो तो ओवरलोड। जरूरी है खैर। तो इसीलिए फिर अब ये 400 केवी घासक वासक बनाई। साथ में ये हुआ कि 765 केवी का जीएसएस और चाहिए। तो अभी फिर लगातार प्रयास चले। और अपने उदयपुर के पास में ही मावली और भिंडर तहसीलों के बीच में जमीन प्रशासन ने अलॉट कर दी। अखबार में विज्ञप्ति भी निकल गई उसकी। उसमें करीब 36 पॉइंट कुछ हेक्टेयर जमीन मिली है। बांसवाड़ा से लाइन इधर सर ये सलूमर वगैरह से नहीं आती? उधर जीएसएस नहीं, बड़ा जीएसएस कोई नहीं। तो वही जैसे सलूमर में नहीं, लगा वो दिया जीएसएस के यहाँ पास। भी एक ऋषभ देव जी जो जगह है, वहां भी एक 765 किलो में केवी का जीएसएस वही ना। प्रस्तावित हुआ है। और एक यहाँ अभी क्योंकि उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा इन सब जिलों की समस्या है कई सालों से। केवल नेचुरली। बिजली होने के बाद भी परिवहन क्षमता नहीं होने के कारण बार बार लोड नहीं ले पा रही लाइन, इसलिए लाइन काटनी पड़ती थी। तो बिजली होते हुए भी लोगों को बिजली कटौती का अनावश्यक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता था। उसके समाधान के लिए ये 400 केवी जीएसएस तो बन ही रहा है। चालू काम चालू हो गया तो दिसंबर तक बन जाएगा। फिर ये 765 भी मंजूर कर दिया। अगले 4 एक साल में ये भी बन जाएगा। इसमें काफी क्षमता है। 765 मेगावाट में करीब 500 मेगावाट के 3 ट्रांसफॉर्मर लग सकते हैं। 1500 मेगावाट तक की इसकी अकेले की क्षमता हो जाएगी। अभी जो मंगलवार में उसकी यही है। साथ में यहाँ भी 1500 मेगावाट और हो जाएगा। फिर अगर ऋषभ देव जी या वहाँ वहाँ और जो है, मतलब इस एरिया में जितना लोड बढ़ रहा है और साथ में पावर स्टेशन भी बढ़ रहे हैं, उन सब के लिए जरूरी। इसके अलावा अपने प्रतापगढ़ एरिया जो है चित्तौड़ जिले का, उसके पास में विंड टर्बाइन भी बहुत लगे हैं। तो विंड टर्बाइन से बिजली काफी बनती है। एक विंड टर्बाइन 150 से 2 मेगावाट बिजली पैदा करता है अकेला। देवगढ़ में लगी थी सबसे देवगढ़ और पहले। देवगढ़ के पास में और कुछ एरिया, वहाँ हवा अच्छी चलती है लगातार। तो वहाँ काफी सैकड़ों मेगावाट की बिजली लगातार पैदा हो रही है। तो उसको परिवहन के लिए भी जरूरी था। तो वहां भी एक 220 के भी जीएसएस बना रहे हैं। और उसको भी इससे परिवहन में इसमें मदद मिलेगी। तो ये जो प्रसारण का तंत्र है, ये लगातार अपग्रेड करना जरूरी है। अभी कई बार तो अखबारों ये में खबरें भी आती हैं। डूंगरपुर के आसपास नहीं है कोई? वहां तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है डूंगरपुर में। ज्यादा लोड नहीं है उनका लोड इतना है। अच्छा। वहाँ लोड नहीं है। गेंसा वगैरह तो लगे हुए वहाँ हैं। पर वो उससे ज्यादा लोड नहीं है। उससे वो 220 केवी से चल जाता जाएगा। चल जाता है। बड़े लोड के लिए ये अपने जीएसएस को कैटर करने के लिए 400 केवी जीएसएस और 765 केवी जीएसएस की जरूरत पड़ती है। अभी अपने रेगिस्तानी एरिया में जो सोलर लगातार बड़े बड़े लग रहे हैं, उनका भी कई बार अखबार में खबर भी आती है कि उनको बंद करना पड़ता है, केवल इसलिए कि वहां से प्रसारण निगम की बड़ी लाइनें नहीं है उनको बिजली को अपने यहाँ तक पहुंचाने के लिए। तो बिजली सूरज धूप दे भी रहे हैं, बिजली पैदा भी हो सकती है, परंतु प्रसारण निगम के प्रसारण लाइनें नहीं होने के कारण ये उसको काम नहीं ले पा रहे हैं। वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कोयला जलाएं, कोयला तो आप बचा सकते हो, पर सूरज धूप लगातार मिल रही है और फ्री मिल रही है, उसका तो अधिकतम उपयोग करना ही चाहिए। तो उसके लिए ये 765 किलोवाट का केवी का जीएसएस जो मंजूर हुआ है, बहुत अच्छा कदम है। मतलब 400 केवी के जीएसएस में बनने में 10 साल लग गए, पर अब फाइनली बन रहा है। पर 765 केवी का जीएसएस काफी जल्दी स्वीकृत हो गया। और उसकी जमीन अधिग्रहण की आज अखबार में सूचना भी निकाल दी। जो निजी जमीनें ले रहे हैं जो भी है, जो सारी मिल जाएगी। तो उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसके लिए राजस्थान प्रसारण निगम के अलावा भारत सरकार की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन भी है, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन।
वो भी लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो भी ले रही है। तो ये आशा करते हैं कि ये जल्दी लग जाएगा और उदयपुर की समस्या अगले साल में कम होनी शुरू हो जाएगी। जो बिजली कटौती की समस्या है, लाइनों की कम क्षमता के कारण, वो काफी कम हो जाएगी। दूसरा जो इशू है वो सोलर जो लगा रहे हैं। सोलर वाला जो आपने बताया था, अब क्योंकि बड़े सोलर प्लांट के साथ कई समस्याएं होती है। वहाँ जमीन तो मिल जाती है, पर वहाँ खेजड़ी के पेड़ कटते हैं, पक्षियों को दिक्कत आती है, कई दिक्कत आती है। तो उसका एक समाधान, सबसे अच्छा समाधान, घर की छत पे रूफटॉप सोलर छोटी क्षमता के अपनी जरूरत के हिसाब से लगाने का है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 1 करोड़ घर उनको कवर करने थे, करीब 30-40 लाख तक तो पहुंच भी गए। पर उनको और बड़ा प्रोत्साहन की जरूरत थी। तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने कहा कि 5 लाख घरों पे सोलर, रूफटॉप सोलर हम लगाएंगे। उस 5 लाख में से अभी तक 40-50 हजार तक पहुंचे हैं ये, पर उसकी स्पीड बहुत कम है। उसको बढ़ाने के लिए अभी फैसला हुआ है कि 3 लाख ऐसे छोटे सोलर प्लांट और लगाए जाएंगे घरों की छतों पे। और वो खास तौर से उनके लिए लगाए जाएंगे। पिछली राजस्थान की प्रदेश सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, उसने 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी थी घर वालों को, घरेलू उपभोक्ताओं को। जिनके 100 यूनिट तक खपत है उनका बिल जीरो हो जाता था, और 100 यूनिट से ऊपर जिनकी खपत है उनको 100 यूनिट तक का सब्सिडी मिल जाती थी। अब इस सरकार ने उसको क्योंकि हर महीने सब्सिडी देना कोई स्थायी उपाय नहीं है, उसकी जगह उसको अगर कहीं निवेश किया जाए और उससे बिजली उत्पादन हो तो वो सही समाधान होगा। इसलिए ये इन्होंने सोलर प्लांट की तरफ में निवेश करने का सोचा है। तो इन्होंने कहा भाई कि 100 यूनिट जो बिजली खर्च करता है, 1 किलोवाट के सोलर प्लांट में करीब महीने की औसत 125 यूनिट बिजली पैदा हो सकती है। तो इन्होंने उसको 100 यूनिट के 150 यूनिट तक लाने का सोचा, और उसमें 1.1 किलोवाट, 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट की स्कीम बनाई। उसमें इन्होंने माना कि करीब 50 हजार खर्चा होगा 1.1 किलोवाट का। उसमें से भारत सरकार 30 हजार रुपये 1 किलोवाट पे सब्सिडी देती है। तो 1.1 पे 33 हजार सब्सिडी भारत सरकार दे देगी, और फिर उसमें 17 हजार रुपये राजस्थान सरकार ने कहा हम अपनी ओर से सब्सिडी दे देंगे। तो 50 हजार रुपये मिल जाएंगे। तो उन्होंने अब ये योजना, अभी टेंडर निकल गया डिस्कॉम की तरफ, उन्होंने डिस्कॉम के माध्यम से लागू करने की कोशिश की है, क्योंकि हर आदमी सोलर लगा नहीं पाता। उसके लिए सोलर वेंडर जाएगा, वो वहाँ छत पे जाएगा, लगाएगा, वो काफी समय लगता है और हर आदमी नहीं कर पाता वो काम, उसको रजिस्ट्रेशन करना। तो ये इन्होंने इस बार डिस्कॉम के जिम्मे किया है कि डिस्कॉम खुद सर्वे करेगी, और हर घर की, छोटे घर जो हैं जिनकी खपत 150 किलो यूनिट पर प्रति माह तक की है, उनकी घर की छत पे 1.1 किलोवाट का प्लांट डिस्कॉम की तरफ से लगाया जाएगा, ताकि वो 150 यूनिट बिजली पैदा करे और वो घर में फ्री काम में ले ले। उससे ज्यादा करेगा तो उसको देना है पैसा, पर 150 यूनिट तक का बिजली तो उसमें मीट आउट हो जाएगी। और इसके लिए जहाँ कुछ घर ऐसे भी हैं, शहर में भी हैं, गांव में भी होते हैं, जिनमें कच्ची पक्की छतें ही नहीं होती जिनके पास। तो इन्होंने ये फैसला दो तरह से किया है। जिनकी पक्की छत है, और इसमें 1.1 किलोवाट में कोई ज्यादा छत नहीं चाहिए। आजकल 500-600 वाट तक के पैनल आने लगे, 2 पैनल लगेंगे उनके केवल। 2 पैनल के लिए मुश्किल से एक कमरे जितनी जगह चाहिए, और एक कमरा हर घर में होता है। एक कमरा 10 फीट बाई 10 फीट का, 100 स्क्वायर फीट का, तो हर घर में होता है करीब। इतनी छत तो वो मिल ही जाती है। तो उसकी घर की छत पे 1.1 किलोवाट का प्लांट लग जाएगा। और फिर भी अगर छत है ही नहीं पक्की, कच्ची झोपड़ी है, कच्ची है, तो उनके लिए नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत किसी अपने किसी क्षेत्र में सामूहिक रूप से सोलर प्लांट लगा देगी। जितनी, मान लो 50 घर हैं ऐसे जिनकी छतें नहीं है, तो 50 × 1 55 किलोवाट का वहाँ एक प्लांट अलग से सामूहिक रूप से लगा देगी, और 1.1 किलोवाट हर एक को उससे बेनिफिट मिल जाएगा। परंतु इसमें ये जरूर है, जो जब ये स्कीम बनी तो 50 हजार की इसकी कॉस्ट आंकी गई थी। अभी जो कीमतें चढ़ रही हैं लगातार, जो स्थिति बन रही है उसमें लगातार कीमतें चढ़ रही है। और अभी जो इन्होंने टेंडर निकाले हैं, एक एक, तीनों डिस्कॉम ने 1-1 लाख कनेक्शन के लिए, सोलर प्लांट के लिए टेंडर निकाले हैं। उसकी जो टेंडर को, जो प्रोजेक्ट की लागत आई है, वो 627.5 करोड़ आई है। मतलब एक प्लांट पे
62,700 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, और 63,000 मान लो अंदाज सब जो थोड़ा बहुत मार। तो फिर 13,000 तो 13,000 का फिर भी घाटा रहेगा, और 13,000 एक कनेक्शन में घाटा, और उसमें 1 लाख कनेक्शन अगर करने हो तो 13,000 इंटू 1 लाख, वो फिर 135 करोड़ का घाटा डिस्कॉम वहन नहीं कर पाएगी, वो फिर सरकार को। जनता पाएगा। तो सरकार को 17,000 से बढ़ा के इसको 30,000 कर देना चाहिए सब्सिडी को, ताकि ये योजना बीच में नहीं रहे, वास्तव में लागू हो जाए। अगर ये 50,000 की जगह इसको 63,000 कर देंगे तो 63,000 में आराम से लग जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट भी 62,700 आ रही है, तो 63,000 में आराम से लग जाएगा, और वास्तव में क्रियान्वित भी हो जाएगा। मतलब सोलर वेंडर भी तभी लगाएगा जब उसको पूरा पैसा दोगे आप, बिल्कुल। और डिस्काउंट का खुद के पास पैसा है नहीं, वो घाटे में चल रही है पहले ही। तो रेट और बढ़ा बढ़ा के भी अभी 1 रुपया रेगुलेटरी सरचार्ज बढ़ा दिया पुराने घाटे को खत्म करने के लिए। तो इसमें राजस्थान सरकार और राज्य दे रहे हैं, कोई 25,000 30,000 तक सब्सिडी दे रहे हैं दूसरे राज्य सोलर पे। तो राजस्थान सरकार को भी इसको जो 17,000 सब्सिडी उन्होंने घोषित की उसको बढ़ा के 30,000 कर देनी चाहिए, तो ये कॉस्ट वास्तविक कॉस्ट आ जाएगी, और ये लग भी जाएगी और राहत मिलेगी इससे। अब दो बातें रह जाती है सर। एक तो जैसे आपने बताया कि गाँव में 50,000 का एक प्लांट लगा देंगे और फिर वो सबको सब वहां से दे देंगे, तो वहां तो फिर इनका स्टाफ भी लगाना पड़ेगा। बिना स्टाफ के तो कैसे करेंगे? नहीं, हर घर की छत पे तो नहीं, हर घर की छत पे वो नहीं तो जो। इकट्ठा लगाएंगे, हाँ उसकी वही। साफ सफाई के लिए लगाना पड़ेगा। वो साफ पंचायत या नगर पालिका साफ सफाई के लिए भी अच्छा, वो पैसा तो वसूल करना ही नहीं है। पैसा तो वसूल करना ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं करना, खाली उसकी रख रखाव साफ सफाई रख है। रखाव खाली साफ सफाई करनी मेंटेनेंस। है, हफ्ते में एक दो बार, एक बार हफ्ते 10 दिन में एक बार, कोई खास बात नहीं है। वो पंचायत या नगर पालिका नगर निगम अपने स्रोत से एक आदमी सफाई के लिए लगा, कोई खास बात नहीं। और शहरों में जो ये जीएसएस बन रहे हैं, सब जीएसएस या जो भी, तो उनमें तो स्टाफ चाहिएगा ही चाहिएगा वो निश्चित आपने रूप सही कहा। अभी उदयपुर के व्यवस्था भी काफी, मतलब हमारी ग्रिड स्टेशन तो है ही है, उसके अलावा जो 33 kV जीएसएस यहाँ चाहिए वो भी काफी ओवरलोडेड हो रहे हैं सिस्टम में। तो अभी यहाँ करीब 20 33 kV जीएसएस और मंजूर हुए हैं उदयपुर शहर के लिए, और उसके लिए जमीनें मांग रही है, क्योंकि से। सब स्टेशन लगाना तो जमीन चाहिए, और जमीन भी लोड सेंटर पे चाहिए, जहाँ लोड के बीच में लगेगा तभी सब जगह तरफ लाइनों में लोड बांट पाएंगे सही रूप से। अभी 5 की जमीन मिली है इनको, तो 5 का काम चालू कर रहे सिटी हैं, में और तो जमीन मिलना ही बहुत जमीन मुश्किल है। मिलना ही भारी काम है। तो इसका जो उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यूडीए, पर यहाँ जैसे ये फतेह सागर के पास में ये जो पहाड़ वहाड़ है या इधर लोड सेंटर नहीं है, लोड लोड के से बीच में लगाओगे जब भी लाइनें जाएंगी वहां से, वहां से तो लोड ही नहीं है तो आसपास। 2-3 किलोमीटर ही है। लेकिन वो लाइनें फिर चारों तरफ लोड बांटे, जब ऐसी लोड सेंटर उसी को बोलते हैं कि चारों तरफ लाइनें जा सकते हैं, वो उसके पहाड़ के ऊपर तो कहीं लोड नहीं होती, तो इधर ये तो शहर के बीच में लानी पड़ेगी उसको जगह। गुलाब बाग के इधर। एक बन रहा है गुलाब बाग के पास में, जहाँ वन विभाग का था, वहाँ एक मंजूर हो गया, काम भी चालू हो गया, वो बन रहा है। इसी तरह, और अब पहले वाले 33 के सब स्टेशन के लिए जमीन काफी मांगते थे ये, अब धीरे धीरे काफी उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, साइज को कॉम्पैक्ट कर लिया, और अब गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन भी बनने लग गए, जिसमें और छोटा होता है, एक घर की जितनी जगह पे भी आजकल 30 जैसे बनने लगे। तो लगातार टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो उससे जमीन की कम जरूरत होगी और जल्दी बन जाएंगे। फिर तो इनके जो ऑफिसेज है वहीं बन जाएंगे। हाँ, ऑफिस के पास में बना सकते हैं। अभी उदयपुर में जो पटेल सर्किल में चीफ इंजीनियर ऑफिस है, उसके बगल में ही 33 जीएसएस बना हुआ, बगल में ही, बगल में एक खाली जमीन थी, उसी में बना दिया। तो नहीं, जैसे ये बलूचिस्तान कॉलोनी में इनका जो ऑफिस मधुबन में है कई जगह, मधुबन में है, सेक्टर 4 में है कई जगह, हर ये जगह अपने जितने भी एईएन ऑफिस है बगल में उनके जीएसएस बने हुए हैं। भोरा गणेश जी के पास में हाँ, जो है। वहाँ भी बन गया, वहाँ भी बन गया। तो जो एईएन ऑफिस होता है उसके बगल में भी बन सकता है, तो स्टाफ वहीं रहता ही है, तो वो थोड़ी संभालने में भी सहूलियत रहती है। एक और समस्या ये है सर कि ये जो ट्रिपिंग जो है, कई बार ऐसा भी देखने को आया कि ये जो पक्षी हैं वो बैठ जाते हैं उन पे, तारों पे बैठते ही हैं, हर जगह ही बैठते हैं, और कई बार उनकी वजह से भी वो टच हो जाते हैं या जो भी है उससे एकदम ट्रिपिंग हो जाती है, वो पक्षी तो मर ही जाता है, लेकिन ट्रिप हो जाता है, फिर आधा पौन घंटा तो गया। इसमें मैं बताऊं आपको, पक्षी आमतौर पे जो बैठते हैं वो एक तार पे बैठते हैं, एक तार पे पक्षी बैठे तो कोई वो ट्रिपिंग तो नहीं कोई आती। दिक्कत नहीं होती है, पर केवल बड़ा पक्षी होगा, चील या बाज या इस तरह के, जिसके पंख बड़े हों,
और वो उड़े और दोनों दो तारों के बीच में आ जाए, हम्म। तो वो पक्षी भी मरेगा और फाल्ट भी करेगा। या कोई पक्षी ऐसा हो जो बिजली के खंभे के ऊपर बैठ जाए, और जो इंसुलेटर होता है उसको कहीं क्रैक हो, तो वो पक्षी मर के फॉल्ट दे सकता है। बाकी पक्षियों को बैठने से कोई फाल्ट वैसे आता नहीं है। और अब क्योंकि स्टाफ, जैसा आपने बताया, हमारा भी मानना यही है, नियमित काम के लिए नियमित कर्मचारी होने चाहिए। क्योंकि वो जब बनेगा तब भी उनको लगाओ, बाद में तब तक वो ट्रेंड हो जाएंगे, और जब चालू हो जाएगा तो उसको संभालने में वही कर्मचारी काम आएंगे। नियमित काम, ठेका या टेम्परेरी कर्मचारी केवल टेम्परेरी काम के लिए होने चाहिए। स्थायी काम के लिए जो नियमित काम रोज करना है, चाहे 24 घंटे करना है, इनको बिजली 24 घंटे संभालनी है, कंप्लेंट 24 लगातार दूर हाँ, करनी वो है। तो आदमी तो चाहिए। नियमित काम के लिए नियमित आदमी रखने चाहिए। उससे रोजगार भी मिलेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। युवाओं में रोजगार मिलेगा तो उनमें बेरोजगारी नहीं होगी, तो उनमें संतोष जो उठता है वो कम हो जाएगा। और काम भी अच्छा चलेगा। जो स्थायी कर्मचारी होता है उस पर अंकुश रहता है, वो काम अच्छा करता है। ठेके वाले पे इतना नियंत्रण नहीं होता। तो हमारा भी मानना यही है, और लगातार हम सरकार से मांग भी करते हैं कि आप जितना वो कार्यभार है उसके हिसाब से कर्मचारी आप भर्ती करो, ये नियमित कर्मचारी भर्ती गवर्नमेंट के करो। कॉलेजेस वगैरह हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, इसमें भी जीएसएस लग सकते हैं नहीं? हाँ, लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। जगह जगह जो है, हम्म। सरकार तो और कहाँ से हाँ, नहीं, जगह जगह जहाँ भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जैसे सब एग्रीकल्चर कॉलेज है, इसमें लग जाए तो सब जगह। लगा सकते हैं। ये अशोकनगर है, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज का कोना ही हो, हाँ, एग्रीकल्चर कॉलेज का कोना ही हो, तो लगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, हर ऑफिस के बगल में जमीन होती है, थोड़ी खाली जमीन छोड़ती है, वहाँ जीएसएस लग सकता है। तो वही सेंटर होता है, लोड सेंटर वही मिलेगा। पर सर एक और बात यह है कि ये सब लगने के बाद भी बिजली की जो दरें हैं वो कम नहीं हो रही हैं, और स्थायी भार और पता नहीं क्या क्या लगा करके बढ़ाया ही जा रहा है। इससे कैसे निजात मिलेगी? मतलब अब जब इतनी सस्ती हो रही है बिजली, पावर, सोलर पावर से 2 रुपए या उससे भी कम में बिजली बन रही है, फिर 8 रुपए में बेच रहे हैं, ये तो मतलब एक तरह की जाती है लोगों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ खासतौर से। इसमें बताऊं, जो आपको बिल मिलता है, बिजली खरीदने की लागत तो 4 रुपए, 4.5 रुपए, 5 रुपए के आसपास ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। सब तरह की सोलर सस्ती होती है, पर थर्मल थोड़ी महंगी होती है, कोयले वाली। पर औसत 5 रुपए से कम ही रहती है। उसके ऊपर 50, 60, 70 पैसा ट्रांसमिशन चार्ज लगता है, जो बड़ी लाइनों का खर्चा लगता है। 25, 30 पैसा स्टाफ का और सब खर्चा लगता है। तो भी वो 6 रुपए के 6, 6.25 में आ जानी चाहिए। परंतु उसके ऊपर जो बिजली घर लगे हुए हैं, और उनसे बिजली आप पूरी काम में नहीं ले पाते, पर वो दो पार्ट में दरें होती है उनकी। कुछ फिक्स चार्ज होता है, कुछ वेरिएबल चार्ज होता है। वेरिएबल चार्ज तो जितनी बिजली आप लेते हो उनसे पर यूनिट लगती है, और नहीं लोगे तो भी फिक्स चार्ज जो है वो वही तो। लगेगा ही लगेगा, वो 2 रुपए यूनिट वो बोझा है आपके ऊपर। इसके अलावा जो डिस्कॉम ने, क्योंकि इनको, जैसे अभी ये सोलर का भी काम आ रहा है, अगर सरकार ने सब्सिडी नहीं बढ़ाई, इनको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने के लिए फिर ब्याज देना पड़ेगा उसका। तो 2 रुपया यूनिट ब्याज का बोझ भी है। वो ये मतलब 4 रुपए तो आप खरीदे आपकी 4, 4.5 रुपए, और 4 रुपए आपको दूसरा बोझ है। पर ये चार इसलिए रुपए 8 रुपए खरीद पहुंच। भी ज्यादा नहीं है सर, 2 रुपए के नहीं, नीचे में वो बन जाती है तो। थर्मल जो है वो 4 रुपए, 4.5 रुपए से कम नहीं थर्मल पड़ता। 4, 4.5। और आधा लोड, आधे से ज्यादा लोड अभी थर्मल पे ही है। जैसे जैसे सोलर बढ़ेगा, साथ में स्टोरेज भी बढ़ेगा, तो वो भी स्टोरेज भी करना पड़ेगा। खाली सोलर दिन में काम आएगा, हाँ, तो बैटरी तो लगानी बैटरी पड़ेगी। लगानी पड़ेगी। बैटरी का भी खर्चा 1.5, 2 यूनिट आता है, तो औसत खर्च 5 रुपए यूनिट तो पड़ती है। तो 6 रुपए के अंदर अंदर रखें, तब तक तो जनता को सही बिजली मिल सकती है। खाली ब्याज का बोझ और ये जो फिक्स चार्ज का बोझ है, ये दो इनके कारण वो 8, 9 रुपए जा रही है। तो ये अगर कम हो जाए तो ये कम हो सकती तो हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि एक तो स्थायी स्टाफ की भर्ती करे, उसके बिना लोगों को राहत नहीं मिलेगी, और ठेके पे तो ठेकेदार कमाएगा और मजदूरों का भी शोषण करेगा। और दूसरी बात यह है कि बिजली बहुत महंगी है, और राजस्थान में बहुत महंगी है, आसपास के स्टेट्स में सस्ती है। तो अगर गुजरात सस्ती दे सकता है, दिल्ली सस्ती दे सकता है, और हरियाणा सस्ती दे सकता है, तो फिर राजस्थान क्यों महंगी दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। तो इसी पॉइंट पर हम इस बात को खत्म करते हैं, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी है ना, कमेंट हो, आपको अच्छा लगे तो अच्छा बताएं, अगर खराब लगा हो तो खराब बताएं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। आपके सुझाव और कमेंट से हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।